हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि आपके बीपीएससी पीजीटी के एग्जाम, आरपीएससी के एग्जाम, यूपी टीजीटी, पीजीटी और एनीबडी आपका किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो राजस्थान का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, यूपी का हो, कोई भी एग्जाम हो किसी भी स्टेट का या हरियाणा को, सबके लिए क्लास बेनिफिट ये रहने वाली है। ठीक है, आखिर क्वेश्चन तो आपके होम साइंस से ही आते हैं, तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से कि भारतीय परिवार नियोजन संस्था का गठन कब हुआ था। आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 1959 में, 1951 में, 1961 में या 1964 में। तो जो आपका भारतीय परिवार नियोजन है यानी कि इंडियन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था आपका 1951 में। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, जितने भी आपके ईयर वाले क्वेश्चन है इनको आप एक बार एक साइड में कहीं लिख लीजिएगा, जिससे आपको इजी हो जाएगा याद करने में, क्योंकि ईयर वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ, तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ ये बताना है आपको। 1976 में, 1977 में, 1980 में या 1984 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1977 में आपके परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे कि भारत में दहेज विरोधक कानून कब लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन में है 1955 में, 1961 में, 1957 में या 1955 में। तो जो आपका भारत में दहेज विरोधक कानून है वो आपका लाया गया था सन 1961 में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन बी है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, एकाधिकार और नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था। आपको ये बताना है। क्या है, एकाधिकार आपका और आपका नियंत्रित व्यापार अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया था, इसका आंसर बताइए आप लोग। इन विच ईयर ऑफ मोनोपोली एंड कंट्रोल ट्रेड एक्ट केम इनटू इफेक्ट। ऑप्शन में आपके 1959 है, 1969 है, 1973 है या 1979 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1969। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से अगले क्वेश्चन में कि द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक, यानी कि एक बुक का नाम है जिसे बाजार को उपभोक्ताओं के हितों का सबसे अच्छा संरक्षक माना गया है, ये किसकी रचना है। आपको ये बताना है। री बंसल एवं अग्रवाल की, एडम स्मिथ की, प्रोफेसर जेके मेहता की या प्रोफेसर कूर्नो की। तो बताइए आप लोग। ऑप्शन आपको पूरे विजिबल नहीं हो रहे हैं तो ऑप्शन आप हिंदी में से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नाम है ये तो सेम ही होंगे। तो द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन इन विच द मार्केट इज कंसिडर्ड द बेस्ट custodian of the interested of the consumers, who composition is it। तो इस बुक की जो रचना की थी वो की थी एडम स्मिथ ने। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने इस बुक की जो रचना की थी वो की थी आपकी 9 मार्च को। कभी कभी इसकी डेट भी आ जाती है। तो जो इस बुक की रचना एडम स्मिथ ने की थी और कब की थी, 9 मार्च 1776 में की थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य कृषि विश्वविद्यालय संचालित होते हैं, तो आप जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं किसके द्वारा संचालित होते हैं ये बताना है आपको। यूजीसी के द्वारा, AIFEW के द्वारा, ICAR के द्वारा या CSIR के द्वारा। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आर रन बाई। तो स्टेट जो आपका ये होता है ना इस टाइप का, मतलब राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो संचालित होते हैं उनको संचालित करने वाला जो होता है ये अंडर में होते हैं आपके CSIR के। ठीक है, यानी कि CSIR के। ठीक है, CSIR की जो फुल फॉर्म होती है हो जाती है आपके काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, क्लियर है आपको ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, नवोन्मेष के प्रसार के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यानी कि द थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय एबर्ट रोजर्स ने, एरिस्टोटल ने, विरवर श्रेम ने, या आपका शैनन और वीवर ने। तो जो आपका डिफ्यूजन एंड इनोवेशन को जो सिद्धांत था उसको प्रतिपादित किया था किसने? एवरेट रोजर्स ने। तो जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में प्रसार शिक्षा कब प्रारंभ की गई थी? ठीक है, When was extension education introduced as a subject of T program? ऑप्शन में आपके 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में या 70 के दशक में। तो अध्यापन कार्यक्रम के विषय के रूप में जो आपके प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन का प्रारंभ किया गया था, वो प्रारंभ किया गया था आपका 60 के दशक में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि प्रसार शिक्षा के 4 मुख्य सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए, यानी कि 4 मेन प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन हैव बीन गिवन बाय देम। किसके द्वारा दिए गए हैं आपको ये बताना है। विल्मिडू हॉर्टन के द्वारा, रस्किन के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा या जे पॉल लीगन्स के द्वारा। तो प्रसार शिक्षा के जो 4 प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं वो दिए गए हैं आपके जेपी लीगन्स के द्वारा। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रसार कार्य स्थानीय स्थितियों के आधार पर विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न तरीकों से के विकसित हुआ है। यह किसके द्वारा सूचित किया गया? यानी कि आपको डेफिनेशन है ये बतानी है किसके द्वारा दी गई है। FAO के द्वारा, WHO के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा या ISI के द्वारा। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। डिफ्यूजन वर्क हैज डेवलप्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट कंट्रीज डिपेंडिंग ऑन द लोकल कंडीशंस। तो ये कहा गया आपके WHO के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले ऑप्शन आपको छुप रहे हैं तो आप हिंदी वाला देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केवल नाम है वो आपके हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो सेम रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रसार में समस्या निराकरण चक्र निम्नलिखित में से किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इंट्रोड्यूस्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल इन एक्सटेंशन? ड्यूई ने किया था, रस्कल ने किया था, एस्मिंजर ने किया था या स्वैन एंड क्लॉड ने किया था? तो ये किया था आपके किसके प्रसार में समस्या निराकरण चक्र किसने प्रस्तुत किया था? एस्मिंजर ने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन सी जो है इसमें वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपसे। अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं के संख्या के अनुपात, ये किसका एग्जाम्पल है ये बताना है आपको। निश्चित समष्टि का या वास्तविक समष्टि का या अनुमानिक समष्टि का या कोई नहीं। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। द नंबर ऑफ फैमिली इन ए विलेज, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स इन दोज फैमिलीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फिक्स्ड पॉपुलेशन का हो जाएगा, रियल पॉपुलेशन का या इनफ्लेट पॉपुलेशन का या नन ऑफ द अबव का। तो बात हो रही है किसी गांव में एक परिवार की संख्या, उन परिवारों में पुरुष की संख्या कितनी है, महिला की संख्या कितनी है। तो ये आपका हो जाएगा, इससे आपका फिक्स पॉपुलेशन जितनी भी है वो पता चल जाएगा। तो ये आपका निश्चित समष्टि का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय गृह विज्ञान संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी ये बताना है आपको। ऑप्शन में है 1932 में, 1952 में, 1955 में या 1936 में। बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑल इंडिया होम साइंस एसोसिएशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। ऑप्शन में है आपके क्या, ऑप्शन तो बता ही दिए हैं, तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 1955 में। ठीक है,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, आपको ये बताना है। ठीक है, इन विच ईयर प्रेस ट्रस्ट का कौन सा है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड 1947 में, 1948 में, 1956 में या 1958 में। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा राइट आंसर इसमें। तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 1947। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। व्हेन वाज द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड सेटअप। तो एक तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी ये बताना है आपको। 1969 में, 1975 में, 1982 में या 1991 में। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपको ये आंसर बताना है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। तो ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वर इंट्रोड्यूस इन यानी कि स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की गई थी। ठीक है, यानी कि खुद की सहायता खुद करना कब की गई थी ये बताना है आपको। 1982 में, 1996 में, 1992 में या 1988 में। तो स्वयं सहायता समूह की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी आपकी 1992 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी खुद की सहायता खुद करने का ग्रुप बना हुआ था। ठीक है, और आज की क्लास में आपने देखा होगा कि आपके जो ये ईयर वाले क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा मैंने डाले हैं। ठीक है, जिससे आपका ईयर वाले क्वेश्चन का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेविन्स ने अपनी पुस्तक में वयस्क विकास का मॉडल प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक का शीर्षक क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, यानी कि लेविन्स वॉज प्रेजेंटेड ए मॉडल ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट इन हिज बुक। द टाइटल ऑफ दिस बुक इज, पैसेजेस है, सीजन ऑफ ए मैन लाइफ है, एडवांटेशन टू लाइफ है या हाउ वी वॉज है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सीजन्स ऑफ मैन लाइफ। ठीक है, ये क्या है आपका लेविन्स की पुस्तक का टाइटल है मॉडल का उसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संचार का SMCRE मॉडल किसके द्वारा दिया गया। तो संचार का SMCR मॉडल किसके द्वारा दिया गया ये बताना है आपको। थामा के द्वारा, रंजीत सिंह के द्वारा, लीगन के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जो SMCR किसका, SMCR जो SMCR मॉडल है ये किसने दिया है, ये दिया है आपका डेविड बर्लो ने। किसने दिया है आपका, डेविड बर्लो ने दिया है। और डेविड बर्लो तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ द एबव। ठीक है, इसमें एस का मतलब होता है आपका सेंडर। क्या हो जाएगा, एस का मतलब होता है आपका सेंडर, एम का मतलब होता है आपका मैसेज। ठीक है, और आपके सी का मतलब होता है आपके चैनल। सी का मतलब क्या होता है चैनल, और आर का मतलब होता है आपका रिसीवर। क्या हो जाएगा आपका, आर का मतलब होता है आपके रिसीवर। ठीक है, तो ये होता है आपका SMCR मॉडल। इसको दिया था किसने, डेविड बर्लो ने। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, कैनेट बुक मॉडल में संचार प्रक्रिया के कितने तत्व, यानी कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर देयर इन कैनेट बुक मॉडल। ठीक है, 3 है, 6 है, 5 है या 7 है। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इनकी संचार प्रक्रिया के जो एलिमेंट्स यानी कि तत्व हैं वो थे आपके 5। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इसमें 5 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहा जाता है, ठीक है। यानी कि क्या है, जानकारी एकत्र करने के तरीकों को क्या कहा जाता है। द मेथड ऑफ कलेक्शन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, हमें कहीं से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, यानी कि जानकारी को एकत्र करने का जो तरीका है वो क्या कहलाता है। साधन कहलाएगा, यानी कि मीन्स कहलाएगा। मेथड यानी कि पद्धति कहलाएगा। टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक कहलाएगा। ये आपका अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन कहलाएगा। तो ये कहलाता है आपका साधन। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अरस्तु के संप्रेषण मॉडल के अनुसार प्रभावी भाषण के 3 आयाम कौन कौन से हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एंड 3 डायमेंशन ऑफ इफेक्टिव स्पीच आर, कौन सा होगा। लोकाचार, संबुद्धि, मैथोस हो जाएगा, यानी कि एथोस, संबुद्धि, मैथोस। लोकाचार शब्द करुणता होगा, या संबुद्धि अव्यवस्था करुणता होगा, या शब्द लोकाचार लावोस होगा। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। एथोस, संबुद्धि, मैथोस हो जाएगा, या ईथोस वर्ड कैम्पिशन हो जाएगा, या एम्पैथी डिसऑर्डर, या कंपैशन हो जाएगा, या आपका ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोकाचार शब्द और करुणता, यानी कि एथोस वर्ड्स एंड कंपैशन, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि संप्रेषण के मौलिक कार्य कौन कौन से हैं। किसके संप्रेषण के मौलिक कार्य कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 6 है, 4 है, 3 है, या 5 है। द बेसिस फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कितने हैं कम्युनिकेशन के कार्य। तो इसमें 4 मौलिक कार्य होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 मौलिक कार्य कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका सूचना, दूसरा होता है आपका निर्देश, ठीक है। उसके बाद होता है आपका प्रभाव यानी कि इफेक्ट। इसके बाद होता है आपका समग्रात्मक, ठीक है। ये आपके 4 मौलिक कार्य होते हैं संप्रेषण के, ठीक है। क्लियर है आपको ये। सूचना, निर्देश, प्रभाव और समग्रात्मक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सुयोजित विस्तृतीकरण शिक्षण पद्धति के अनुक्रम का चयन कीजिए, यानी कि सिलेक्ट ए सीक्वेंस ऑफ वेल प्लान्ड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। क्या हो जाएगा, सीक्वेंस में लगाना है आपको। अभिरुचि, इच्छा, दृढ़ विश्वास, कर्म, संतोष होगा। अभिरुचि, इच्छा, कर्म, दृढ़ विश्वास, या संतोष हो जाएगा। इच्छा, अभिरुचि, दृढ़ विश्वास, कर्म, संतोष होगा, या दृढ़ विश्वास, इच्छा, अभिरुचि, कर्म, संतोष हो जाएगा। तो बताइए इंटरेस्ट, डिजायर, कॉन्विगेशन, एक्शन, कॉन्ट्रेमेंट हो जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, यानी कि इसमें पहले क्या आएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, अभिरुचि, फिर डिजायर यानी कि इच्छा, फिर आपका कॉन्विगेशन यानी कि दृढ़ विश्वास, फिर एक्शन आ जाएगा यानी कि कर्म, फिर आपका कंटिमेंटेशन, ठीक है, कंटेनमेंट, आपका संतोष आ जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, लीगन्स मॉडल में संचार का छठा तत्व कौन सा है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो लीगन्स मॉडल में आपका संचार का छठा तत्व कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन में आपके संचारक है, श्रोता है, संदेश है, और श्रोता प्रक्रिया है। तो द 6 एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इन द लीगन्स क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग आंसर इसका। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि श्रोता प्रतिक्रिया, यानी कि ऑडियंस रिस्पॉन्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा संप्रेषण माध्यम पहले प्रारंभ हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम स्टार्टेड फर्स्ट, सबसे पहले जो आपका कम्युनिकेशन किस टाइप से होता था ये बताना है आपको,
ठीक है, छापना यानी कि प्रिंट के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से। टेलीविजन तो आपका बहुत बाद में आया है, रेडियो भी आपका बाद में आया है, फिल्म भी आपकी सबसे बाद में आई है। सबसे पहले क्या है, प्रिंट मीडिया चला आपका। सबसे पहले कौन सा, प्रिंट मीडिया, यानी कि सबसे पहले अखबार छपे आपके, प्रिंट मीडिया पहले चला। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई साधारणतः कितनी होती है, ये बताना है आपको। 10 mm, 7 mm, 16 mm या 15 mm। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो आपके द लेंथ ऑफ एजुकेशनल फिल्म इज यूज, तो जो आपकी एजुकेशनल फिल्म की जो लेंथ होती है यानी कि शैक्षणिक फिल्मों की लंबाई, ये होती है आपकी 16 mm यानी कि 16 mm। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कठपुतली एक। तो कठपुतली आपका एक कैसा साधन है, आपको ये बताना है। दृश्य साधन है, श्रव्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है या इनमें से कोई नहीं। विजुअल है, इज एन ऑडियो डिवाइस, ऑडियो विजुअल एड या नन ऑफ दीज। तो कठपुतली यानी कि जो पपेट होता है, पपेट में आप देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो। तो पपेट आपका एक ऑडियो विजुअल एड के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि दृश्य श्रव्य साधन। इस तरह का एक 10 टाइप का होता है। यहाँ पे कठपुतलियां होती हैं। ठीक है, और इनको कोई अलग अलग तरह की कठपुतली होती है, जैसे शैडो भी होती है, स्ट्रिंग कठपुतली भी होती है, आपकी रॉड कठपुतली भी होती है, छाया कठपुतली भी होती है। तो इसको ये लटकी रहती हैं, इनको कोई पीछे से पकड़ा रहता है और ये आपस में मूवमेंट करती हैं, और जो पीछे जो इंसान खड़ा होता है ना, वो बोलते रहते हैं। तो ये आपका दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगा, और ये किसी न किसी जानकारी को देते हैं। ठीक है, जानकारी के माध्यम के लिए बहुत सही रहता है। अगला क्वेश्चन है, अर्राक आंदोलन अथवा शराब विरोधी आंदोलन महिलाओं द्वारा भारत में किस राज्य में किया गया। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज द अर्राक मूवमेंट और एंटी लिक्विड मूवमेंट कैरिड आउट बाई वुमेन। बताइएगा आप लोग, मणिपुर में हुआ, पंजाब में हुआ, राजस्थान में हुआ या आंध्र प्रदेश में किया। तो अर्राक आंदोलन जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1992 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका लेंदी क्वेश्चन है, तो पहले हम इसका हिंदी देख लेते हैं, फिर इसका इंग्लिश देख लेंगे। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा निर्भया फंड की स्थापना की गई है। महिला एवं बाल विभाग, एचआरडी मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा, महिलाओं के एजेंसी और सशक्तिकरण के बारे में कार्य समूह और संयुक्त राष्ट्र। अब हम इसका इंग्लिश देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एस्टैब्लिश द निर्भया फंड। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वर्किंग ग्रुप ऑफ वुमेन एजेंसी एंड एम्पावरमेंट एंड यूनाइटेड नेशन। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निर्भया फंड के लिए। किसके लिए, निर्भया फंड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, किस एजेंसी द्वारा। तो ये की गई थी आपकी वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास के लिए श्री निकेतन योजना का आरंभ किसके द्वारा किया गया था, ये बताना है। या आपको द श्री निकेतन स्कीम फॉर रूरल डेवलपमेंट वॉज स्टार्टेड बाई, महात्मा गांधी ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, विनोबा भावे ने किया था या स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो जो आपके श्री निकेतन योजना का आरंभ किया था, ये किया था आपके रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में क्लास खत्म होने के बाद ये जरूर बताएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ तो रहे हैं। ऐसा तो नहीं मैं पढ़ाते चली जा रही हूँ और आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो। ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट्स को जरूर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला पायलट प्रोजेक्ट था। तो बताइए आप लोग, ऑप्शन में है, तो बताइए आप लोग। ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें सामाजिक विकास प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रोजेक्ट,
और आपका गहन कृषि विश्राम प्रोजेक्ट। तो क्या हो जाएगा आपका इसमें राइट आंसर। तो ग्रामीण विकास और नियोजन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला जो आपका पायलट प्रोजेक्ट था वो कौन सा है आपका, वो है आपका इटावा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, ग्रामीण पुनर्निर्माण के अंतर्गत गुड़गांव योजना के जो प्रतिपादक कौन थे ये बताना है आपको। ऑप्शन में ये आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं। क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, F.L. ब्रेन है, डेनियल हैमिल्टन है और मेल्कन मार्शल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि F.L. ब्रेन। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2009 में यूनिसेफ और WHO द्वारा BFHI को लागू किया गया। ठीक है, ये BFHI क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन में आपकी बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड, बेबी फाइंडिंग हॉस्पिटल इनिशिएटिव, बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेटेड या बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि बॉडी फाइंडिंग हॉस्पिटल इंटीग्रेशन। ये BFI की फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, WHO यूनिसेफ ने जीवन के पहले 1000 दिनों पर जोर दिया, अर्थात यूट्रो में 270 दिन और जन्म के बाद 2 वर्ष। इस समय अवधि को क्या कहा जाता है। ठीक है, हैप्पी विंडो पीरियड कहा जाता है, स्प्रिंग विंडो पीरियड कहा जाता है, क्रिटिकल विंडो पीरियड कहा जाता है या ग्रोइंग विंडो पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड की बात कब चल रही है, जन्म के बाद 2 वर्ष तक। ठीक है, तो इसको कहा जाता है आपका ग्रोइंग विंडो पीरियड क्योंकि इस टाइम ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी, यानी कि व्हेन वाज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टैब्लिश्ड। 31 जनवरी 1992 में, 31 जनवरी 1993 में, 31 जनवरी 1994 में, 31 जनवरी 1995 में। डेट और मंथ एक सी दी हुई है, आपको ईयर में पता करना है कि ईयर कौन सा हो जाएगा। तो जो आपके राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था आपका 31 जनवरी 1992 में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आपसे, औपचारिक माध्यम से क्या है, औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इन विच ईयर द नेशनल ओपन स्कूल वॉज स्टार्टेड फॉर द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन थ्रू नॉन फॉर्मल मीडियम। 1972 में, 1982 में, 1985 में या 1979 में। तो जो औपचारिक माध्यम से वंचित बच्चों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ठीक है, जो प्रारंभ किया गया था वो किया था 1979 में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मारथंडम परीक्षण किसके द्वारा शुरू हुआ ये बताना है आपको। बर्लो के द्वारा, डॉक्टर स्पेंसर हच के द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा या गांधी जी के द्वारा। तो मारथंडम परीक्षण जो है वो शुरू किया गया था आपके डॉक्टर स्पेंसर हॉच के द्वारा। तो ऑप्शन बी जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन इज ए नेक्रोटिक, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा जहर एक मादक है। ऑप्शन में आपका ओपियम है, लिक्वर है, हैसिस है एंड कैनबिस है, यानी कि अफीम, शराब, हशीश और कैनबिस। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर ये बताना है आपको। ठीक है, तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइजन इज ए नार्कोटिस। ठीक है, क्या होता है ये। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अफीम, ओपियम। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लड़कों को वार्षिक ऊंचाई वृद्धि 10 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक होती है।
तो आपको ये बताना है जो लड़कों की वार्षिक ऊंचाई है कितने सेंटीमीटर से होती है, कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर तक होती है, ये बताना है आपको। 5 से 6 सेंटीमीटर तक, 4 से 7.7 सेंटीमीटर तक, 5.6 से लेकर 8.6 सेंटीमीटर तक, या आपका 8.6 सेंटीमीटर से 7.6 सेंटीमीटर तक। तो जो लड़कों की वार्षिक ऊंचाई होती है ना, उनकी हाइट में जो वृद्धि होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर से लेकर 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, 5 सेंटीमीटर से लेकर कहाँ तक, 6 सेंटीमीटर तक होती है। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम किसके ऊपर केंद्रित है, ये बताना है आपको। साक्षरता पर, संवर्धन पर, आर्थिक क्रियाओं हेतु कौशल पर, या उपयुक्त सभी पर। तो एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम इज फोकस्ड ऑन लिटरेसी, ऑन प्रमोशन, स्किल डेवलपमेंट फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका आंसर। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो जो आपके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम केंद्रित होते हैं ये साक्षरता पर केंद्रित होते हैं, यानी कि ऑन लिटरेसी। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसार शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा है, ये किसने कहा है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हु सेड। एल.डी. कल्से ने कहा है, ओ.पी. धामा ने कहा है, डी.एस. मेंजर्स ने कहा है, या आपका एम.सी. बुरेट ने कहा है। तो प्रसार शिक्षा को एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा है एल.डी. कल्से ने। किसने कहा है, एल.डी. कल्से ने। तो ऑप्शन ए जो है इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि शरीर के बाह्यकोशिकीय तरल में मुख्य धनायन कौन सा होता है, ये बताना है आपको। ठीक है, विच ऑफ द प्रिंसिपल कैशन इज ए एक्स्ट्रा सेलुलर फील्ड इन द बॉडी। मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, या आयरन होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर इसमें कोश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम। ठीक है, तो शरीर के बाह्य कोशिकीय तरल में जो मुख्य धनायन होता है ना वो आपका सोडियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बच्चों और वयस्कों की समान शिक्षा के लिए शुरू किया गया विद्यालय का आधारभूत तंत्र क्या होता है, यानी कि द बेसिस सिस्टम ऑफ स्कूल स्टार्टेड फॉर इक्वल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। क्या होगा, भूदान होगा, नई तालीम होगा, प्रयोग परियोजना जिसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट कहते हैं, या मार्थिंडम होगा। तो बच्चों और, यानी कि जो आपके बच्चों और वयस्कों के समान शिक्षा, यानी कि सबको समान शिक्षा दी जाए, फॉर्मल एजुकेशन। तो शुरू किया गया जो विद्यालय का आधारभूत तंत्र होता है उसको नई तालीम कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है इसमें वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, ये आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, किसके, बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, एचटेट, एफटेट, ठीक है, झारखंड टेट, जिस भी स्टेट का टेट होता है, आरपीएससी, सबके लिए ही बेनिफिट क्लास ये रहने वाली है। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका होम साइंस एग्जाम होता है सबके लिए बेनिफिट क्लास है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।